हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग भारतीय भूगोल के पार्ट 4 की बात करेंगे। पार्ट 4 में भारत का भौतिक स्वरूप है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। इसको अच्छे से समझिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भौतिक रूप से देखा जाए तो भारत को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जा सकता है। ऐसे जैसे पर्वतीय क्षेत्र, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र में। तो देखिएगा कि भारत के कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, तो 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि पहाड़ी क्षेत्र कुल भूमि का कितना प्रतिशत है, तो 18.6% है। वहीं पठारी क्षेत्र 27.7% और मैदानी क्षेत्र जो है 43.0% है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सबसे अधिक भाग है क्या। ऑप्शन ए में हो जाएगा मैदानी भाग, 2 में पठारी भाग, 3 में पहाड़ी भाग, 4 में पर्वतीय भाग या पर्वतीय क्षेत्र। तो मैदानी भाग सबसे अधिक है, दूसरा में पठारी है, तीसरा में पहाड़ी और चौथे में पर्वतीय क्षेत्र है। अब हम लोग बात करते हैं भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश, यानी भारत का जो भौतिक विभाजन है कितने रूप से हम कर सकते हैं, कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ये मुख्यतः 5 भागों में या 6 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है पर्वतीय पठार, चौथा समुद्र तटीय मैदान, पांचवा द्वीप समूह और छठा मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश को हम उत्तर के विशाल मैदान के साथ जोड़ करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पीछे के वीडियो नहीं देखें वो वीडियो के पीछे का भी प्लेलिस्ट से जाकर देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको हम लोग डील करते हैं। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है मुख्य रूप से हिमालय पर्वत का हिस्सा है। हिमालय पर्वत ही है। तो हिमालय का अर्थ क्या है, तो हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। हिम जोड़ आलय हिमालय, हिम जोड़ आलय हिमालय। तो हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर। हिम मीन्स बर्फ, आलय मीन्स हिम मीन्स बर्फ और आलय मीन्स घर, यानी बर्फ का घर हिमालय है। नेक्स्ट है हिमालय एक नवीन, ये दलित नहीं वलित है, बलित और मोड़दार पर्वत है। सॉरी, यहाँ पे नवीन बलित मोड़दार पर्वत है। अब क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय कैसी पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, नवीन मोड़दार है या बलित पर्वत है। तो ये नवीन बलित मोड़दार पर्वत है। अब हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो उत्पत्ति जो है भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण हुई थी, टेथिस सागर के मलबे से। नेक्स्ट है हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई, तो टर्शियरी काल में हुई थी। हिमालय का क्षेत्रफल कितना है, लगभग तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है हिमालय का निर्माण जो है, निर्माण में कौन कौन सी चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं, तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो हिमालय की जो कुल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 140 से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है और इसकी ऊंचाई बढ़ते जाती है और ढाल तीव्र होते जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय के किस क्षेत्र में चौड़ाई अधिक होगी, तो पश्चिमी क्षेत्र में चौड़ाई अधिक होगी, जबकि पूर्वी क्षेत्र में चौड़ाई कम होगी। ठीक है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में चौड़ाई कम होगी तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब देखिए हिमालय पर्वत क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। पहला ट्रांस हिमालय, जो बाह्य हिमालय है, और बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय तीनों को कहते हैं आंतरिक हिमालय। तो बाह्य हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग देखेंगे। ट्रांस हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय का बाहरी हिस्सा है, हिमालय का सबसे उत्तरी हिस्सा है। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय यह उत्तर पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग है, जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत में फैला हुआ है। इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्षेत्र में मुख्य हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ती है, जिसके कारण यहाँ शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय, ट्रांस हिमालय जो है
उसका निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो अवसादी चट्टानों से हुआ है। ट्रांस हिमालय से ही, हिमालयी क्षेत्र से ही सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सांगपो जैसी नदियां निकलती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है पूर्ववर्ती नदी। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सांगपो को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से पहले हुई थी, इसीलिए पूर्ववर्ती नदी के रूप में इसे जाना जाता है। तब देखिए, ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। काराकोरम श्रेणी, ऐसे इसे 4 भागों में, 4 श्रेणियों में कहीं के बुक में देखिए मिलेगा। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी को ही हम लोग कैलाश श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, या कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं तिब्बत में। और है तीसरा जास्कर श्रेणी। तो वही कैलाश पर्वत श्रेणी भी अलग बांट दिया जाता है। ऐसे हम चाहे तो 3 में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, तो हम लोग बात करते हैं काराकोरम श्रेणी की। काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो काराकोरम श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे लंबी और सबसे ऊंची श्रेणी भी काराकोरम श्रेणी ही है। अब ध्यान दीजिए, भारत, अब क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो यह काराकोरम श्रेणी है। उत्तरी श्रेणी भी जो है काराकोरम श्रेणी, देखिए ऐसे बढ़ता है। यहाँ पे ये है हिमालय का क्षेत्र, तो ऊपर जो है काराकोरम, बीच में लद्दाख और नीचे जास्कर श्रेणी है। 3 श्रेणियों में बटा है। यही श्रेणी जो है आगे जाकर के कैलाश श्रेणी के नाम से जानी जाएगी। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। और इसी काराकोरम श्रेणी में विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है। K2 को गाडविन ऑस्ट्रिन भी कहा जाता है। गाडविन ऑस्ट्रिन की जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि गाडविन ऑस्ट्रिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, काराकोरम श्रेणी में जो है कौन कौन से प्रमुख ग्लेशियर हैं, यानी हिमनद हैं। तो प्रमुख हिमनद जो है यह सियाचिन हिमनद है, जो सबसे बड़ी हिमनद है इस श्रेणी की। उसके बाद हिस्पर है, बियाफो है, बाल्तोरा है, तो और भी हिमनद है, ठीक है, लेकिन ये मुख्य है इसमें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि कौन सी है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि सियाचिन हिमनद है, सियाचिन ग्लेशियर है। अब क्वेश्चन पूछता है कि नुब्रा नदी कहां से निकलती है? तो सियाचिन हिमनद से निकलती है नुब्रा नदी। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नुब्रा नदी घाटी कहां स्थित है? यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है काराकोरम श्रेणी का जो पश्चिमी विस्तार जो है, ये दक्षिणी नहीं, यहाँ पे पश्चिमी होगा। पश्चिम में जो है पामीर घाट से यह मिल जाती है जाकर के। पामीर पठार को पामीर घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांशतः पर्वतों का वहां पे मिलना होता है। ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी की बात करें हम लोग, लद्दाख श्रेणी जो है इसे तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। कैलाश श्रेणी के दक्षिण में जो है मानसरोवर झील स्थित है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी, इधर सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। वहीं विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल की जो चोटी है वह कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जाता है राकापोसी। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। यह किस श्रेणी में पड़ता है? तो लद्दाख श्रेणी में पड़ता है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख पठार है। और भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार किस श्रेणी का भाग है? तो लद्दाख श्रेणी का भाग है। और यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह लगभग जो है समुद्र तल से 4800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे भारत का ठंडा मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए लद्दाख मरुस्थल को भारत का ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काट करके बुंजी नामक स्थान पर भारत में सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे गहरे गार्ज का निर्माण कौन करती है? तो सिंधु नदी करती है।
सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? बुंजी नामक स्थान से, या फिर ऑप्शन दे सकता है तो लद्दाख श्रेणी को काट करके। अब सिंधु द्वारा गार्ज का निर्माण होता है, कितना मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है? तो लगभग 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, सिंधु और सियुक नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्यवर्ती है, अर्थात जास्कर और लद्दाख श्रेणी को अलग करती है सिंधु और सियुक नदी। नेक्स्ट है, काराकोरम श्रेणी का तीसरा श्रेणी है वो है जास्कर श्रेणी, और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है। अब इंपॉर्टेंट है कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन अलग करती है? तो ये सचर जोन अलग करता है। अब ट्रांस हिमालय के बाद जो है दूसरा है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय में देखिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो बृहद हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसे बृहद हिमालय, मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो पहाड़ों या सिर्फ पहाड़ों के बीच में हो गया या फिर चोटियों के बीच हो गया, लेकिन कौन कौन सी नदी के बीच हिमालय है? तो पश्चिम में सिंधु नदी से पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच हिमालय स्थित है। अब बृहद हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई जो है 120 से लेकर के 190 किलोमीटर तक मानी जाती है। बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। बृहद हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइट, सिस्ट और नीस चट्टानों से मिलकर के हुआ है। अब बृहद हिमालय की मुख्य चोटियां कौन कौन सी हैं? अब बात करते हैं बृहद हिमालय की जो मुख्य चोटियां हैं, वह माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नामचा बरवा, ग्लेशियर बूम, सैंडल पीक, और इस तरह से जो है बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं जिनको अलग, जो इसमें नेपाल में कुछ हैं, कुछ भारत में स्थित हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कभी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो है भारत के सर्वेक्षण जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे इनका नाम पड़ा है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमोलंगमा कहा जाता है। चोमोलंगमा का अर्थ जो है पर्वतों की रानी होता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वर्तमान में 8,848 मीटर या कहीं कहीं पे 8,850 मीटर भी देता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कहाँ से की जाती है? क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो नेपाल में नामची बाजार नामक स्थान से की जाती है। भारत में स्थित जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कंचनजंगा है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत कौन सा है? तो यह है नंगा पर्वत। अब नंगा पर्वत पर 20वीं सदी में जो है सबसे अधिक पर्वतारोहियों की मृत्यु हुई है। यही कारण है कि नंगा पर्वत को कातिल पहाड़ कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कातिल पहाड़ किसे कहा जाता है? तो नंगा पर्वत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब इस श्रेणी में जो है प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, उन दर्रों के बारे में बात करें हम लोग। दर्रा किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाला रास्ता दर्रा कहलाता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है? इस तरह से पूछा जाता है। तो बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर को POK से जोड़ता है या फिर काश नगर को मध्य एशिया से जोड़ने का कार्य करता है बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है कौन सा दर्रा? तो जोजिला दर्रा। यहाँ पे ऐसे भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मंडी को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो यह है बारालाचा दर्रा। और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वह है सिपकिला दर्रा। और सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है नीति दर्रा कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा और माना दर्रा, ये दोनों दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा यह, और यह कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराता है, लेकिन इससे यात्रा करना उतना सुगम नहीं है।
या उत्तराखंड को तिब्बत से भी जोड़ता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग लिपुलेख दर्रा, जो दार्युला को ताकलाकोट से जोड़ता है। ताकलाकोट जो है यह तिब्बत में स्थित शहर है और दार्युला नेपाल में है, तो नेपाल को तिब्बत से जोड़ता है लिपुलेख दर्रा, या उत्तराखंड से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्किम को भूटान से कौन जोड़ता है, तो यह जयलेपला दर्रा है। जयलेपला दर्रा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है बोमडिला दर्रा, और बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ता है। दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये दार्जिलिंग को तिब्बत से जोड़ता है। ऐसे नाथुला जो है सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा सुगम होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना सुगम है, तो नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना सुगम है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नाथुला दर्रा से कौन सा मार्ग गुजरता है, तो नाथुला दर्रा से जो है प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्राचीन रेशम मार्ग कहाँ से गुजरता था, तो नाथुला दर्रा से गुजरता था। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा को मानसरोवर का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि लिपुलेख दर्रा से मानसरोवर की यात्रा की जाती है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा से चीन के साथ व्यापार भी किया जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत के साथ चीन का व्यापार किस दर्रे से सुगम है, तो वह है लिपुलेख दर्रा से। सिपकिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है, तो यह सतलज नदी के द्वारा हुआ है, और सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा के माध्यम से ही प्रवेश की है। ठीक है, उसी दर्रे से प्रवेश की है या प्रवेश की है, तो वहाँ से दर्रे का निर्माण हो गया है। अब भारत में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत में अधिकांशतः घुसपैठी किस दर्रे से होती है, तो यह बुर्जिला दर्रा से होती है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले पार्ट में हम लोग इस श्रेणी में जो कैलाश ये जो हिमाद्री श्रेणी है, हिमाद्री से कौन कौन सी ग्लेशियर हैं, कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसके अलावा लघु हिमालय या हिमाचल, उसके बाद बाह्य हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद उसी में हम लोग दक्षिण का और उत्तर का पर्वतीय, उत्तर का जो विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम लोग उल्लेख करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई अन्य टॉपिक पे वीडियो की ज़रूरत होगी तो कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर जो नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।